हेलो। वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो? गुड इवनिंग भी, वेरी गुड इवनिंग। जस्ट 2 मिनट वेट कर रहे हैं सबका। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कहाँ रह गया क्लास के बच्चे? चार चार ही बच्चे आए हैं। फिर कोई पुराने डोमेन को अगर परचेज करे तो उसकी गूगल रैंकिंग भी मिलेगी क्या? पुराना डोमेन ये देखना पड़ेगा ना, उसकी वर्थफुल है भी या नहीं। हाँ, तो उसकी अगर वर्थ है तो बिल्कुल काम देगा, वो रैंकिंग में हेल्प करेगा। रैंकिंग के अलावा आपको वो सेल में भी हेल्प करेगा। एक बार स्टूडेंट्स भी काफी कम आए आज। ठीक है, तो कल अभी हम अपना ना डोमेन मार्केटिंग का कंसेप्ट देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि मतलब 5 ऐसी चीजों को ध्यान रख के एक अच्छा सा नाम आपने देखना होता है। तो मे बी आपने किसी ने रिसर्च करके कोई नाम निकाला। आप ही किसी ने कोई नाम ऐसा सोचा हो? ठीक है, सागर। नो। वाह, सही बात, क्यों निकालोगे? फिर क्लास में आप चीजें सीखते हो, इम्प्लीमेंट कहाँ करते हो? इम्प्लीमेंट कौन करेगा? यस सर, ठीक है पंकज। प्रियंका। सुरभि। जो डोमेन मार्केटिंग का कंसेप्ट था उसमें से आपने कोई भी एक नाम ऐसा सोचा? मैं ये नहीं कह रहा परचेज कर लिया, बट नहीं किया। वाह, सही है। भाई फिर मतलब कम से कम जो काम आपको इजीली कर सकते हो वो तो आप बेसिकली ट्राई करो ना। चलो भाई, ठीक है। हम आज देख लेते हैं उसको। भाई टुडे वाले पार्ट तो ठीक है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं किसी चीज का भी। बट देखो भी, आ जाते हैं। कल हमने देखा था कि कैसे किसी डोमेन को मतलब नाम से आपने रिसर्च करना है तो गूगल कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। गूगल न्यूज से आप बढ़िया बढ़िया नाम निकाल सकते हो। चैट जीपीटी से नाम निकाल के भी चेक कर सकते हो। बट मेरा मानना यह है, जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, जैसे मैंने काफी ऐसे डोमेन देखी हैं जो बिल्कुल रैंडम लिए गए हैं, बिल्कुल रैंडम खरीदे गए, बट बाद में उनकी वैल्यू बहुत अच्छी खासी सेल हुई है। तो एक आर्टिकल भी दिखा देता हूँ कि डोमेन मार्केटिंग इज नॉट अ लाइक एक दिन का गेम तो है नहीं। बट जब आप इनकम सोर्स की बात करो तो हाउ मच यू गेट।
लो भाई, एक मैंने आर्टिकल निकाला हुआ है ताकि आपको मैं थोड़ा सा दिखा सकूं। द बेस्ट प्लेसेस आ गए। देख लेता हूँ भाई। हाँ, देखते हैं। देखो भाई, ये मैंने मतलब वो दूसरा एक लिंक था, बट अब दूसरा एक दिखा देता हूँ। मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन जो सोल्ड हुए हैं, सेल हुए हैं सिर्फ उनके नाम की वजह से, cars.com, एक पर्सन ने ये अमाउंट में उसको सेल किया था। carinsurance.in.com, इंश्योरेंस.com, तो ये privatejet.com, voice.com, internet.com। तो आज के टाइम पे आप देख सकते हो। सर, एक बंदे ने किसी ब्रांड का डोमेन परचेज कर लिया था, उसके ब्रांड को गलती से हाँ, तो भाई ये तो मतलब ये तो एक ऑप्शन है। ये तो बहुत सारी जगह होता है। बट मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे fund.com, insure.com, ऐसे नेम जो हैं, ये वेबसाइट, ये डोमेन्स बहुत बिलियंस में सेल हुए हैं। एक वेबसाइट थी, एक, मुझे वो मिल नहीं रहा। ये रहा, नेम पायो। ये मैंने बुकमार्क भी किया था, बेबी हट गया। देखो ये एक voice.com, ये इनके प्राइजेस थे जब ये सेल हुए थे। NFTS एक कंपनी ने पहले से ही परचेज कर रखा था। हाँ, तो कोई नहीं भाई, एक बार जो स्क्रीन पे चल रहा है वो देख लो। ये जितने भी आपको यहाँ पे डोमेन दिख रहे हैं, ये सारे के सारे डोमेन कहीं ना कहीं बहुत हाई अमाउंट पे सेल हुए हैं। और भी बहुत सारे हैं। ये 2022 में जो डोमेन सेल हुए हैं, जो हाई एंड पे सेल हुए हैं, तो ये सोच सकते हो कि ये मार्केट बहुत बड़ी है। अगर आप अच्छे तरीके से डोमेन को एनालाइज करके या उसका नाम देख के खरीदते हो, तो यू कैन सी कि कितना ज्यादा आपके पास ऑप्शन है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपके साथ लाइक जुड़ के वो अमाउंट पे सेल करती हैं चीजों को। जैसे किसी पर्सन ने कनेक्ट.com बहुत पहले खरीद लिया, ठीक है। तो एक कंपनी है जिसने इसको खरीदा है, हबस्पॉट ने इसको, तो .com वाज एक्वायर्ड इन 2022 ओवर $10 million बाय हबस्पॉट। तो हबस्पॉट ने इसको खरीदा है कनेक्ट.com को। ये जेम्स कोर के एक कंपनी है, मतलब एक कंपनी ने खरीदा है इसको। अनलॉक.com, अनलॉक वाज सोल्ड बाय दिस, एक कंपनी है जिन्होंने इसको खरीदा है bestweb.com ने। तो ये बहुत बड़ा गेम है, मतलब आज का नहीं है कि एक टाइम पे आपने आज नाम सोचा कल ही इसको सेल कर देंगे, नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपको आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट मिलता है। तो थोड़ा सा अगर फोकस करके करोगे तो ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैं अपने डोमेन को बढ़िया से वर्थफुल बना के तब सेल करूंगा, तो वो सेल करने वाला प्लेटफॉर्म देख लो कि कौन सा है। अब हमारे पास
वेबसाइट अगर हमने कोई डोमेन बना रखा है या हमने कोई डोमेन सिर्फ सेलिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है, तो हमारे पास GoDaddy भी एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे डोमेन को वापस खरीदने में या बेचने में हेल्प करता है। बट GoDaddy ने क्या किया हुआ है, GoDaddy ने 400 प्लस एक अमाउंट रखा है कि आपको 1 साल की या पर ईयर की एक मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आप चाहे कितने भी डोमेन लेके आओ, बट ये 400 प्लस आपको मेंबरशिप चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डोमेन जो भी सेल होगा, जितने भी एक एक्स अमाउंट में आपका डोमेन सेल होगा, आप ऑक्शन लगा सकते हो उस पे। मतलब आप अपना डोमेन वहां पे लिस्ट करके उस पे ऑक्शन चलने दो। तो ये GoDaddy की तरफ से भी प्लेटफॉर्म आता है। कैसे आता है देख लो। आप सिर्फ GoDaddy डोमेन सेल लिखना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है GoDaddy की तरफ से, ये वेबसाइट है सेल माय डोमेन विद GoDaddy लिस्ट। यहाँ पे आपके पास आता है, ये आपके पास पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने एक मेंबरशिप रखी हुई है GoDaddy वालों ने, 412 रुपीज की। यहाँ पे आप अपना डोमेन कर सकते हो लिस्ट। उसके बाद एक एस्टिमेटेड अमाउंट आप सेट करोगे। उससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो डिपेंड करता है ऑप्शन वालों को वो डोमेन कितना सही लग रहा है। उसके बाद जैसे ये पूरी हो जाएगी, आपके अकाउंट में वो मतलब पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो GoDaddy वालों ने ये ऑप्शन रखा हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हो। मेरा मेजर 415 रुपये उन्होंने अमाउंट रखा हुआ है। अब कई पर्सन को लगता है भी 415 रुपये अगर हम साल का मतलब मेंबरशिप लेंगे, हम अपना डोमेन फ्री में नहीं सेल कर सकते। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो हमसे ये चार्जेस ना ले। बिल्कुल है। आपके पास इसका अल्टरनेट आता है सीडो। एक वेबसाइट है सीडू, ये वेबसाइट का काम है सेल और परचेज करना। मतलब आप इसके जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो आप अपने डोमेन को यहाँ जाके लिस्ट कर सकते हो। आपके ऊपर है आपने अपने डोमेन का क्या वैल्यू रखना है। ये वेबसाइट है, इस पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी से। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट बना है। ये मैंने अपना लॉगिन कर लिया है अकाउंट। तो ये देखो मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है बाय। अगर आपको कोई डोमेन बाय भी करना है तो मैं जस्ट आपको पहले बाय वाले सेक्शन पे ले जाता हूँ। फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। ठीक है, थी ये 3 स्टेप्स हैं। पहले आप अपना एक पर्टिकुलर अकाउंट आपने जो बना लिया है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, सिंपली बाय। अब अगर आपको कोई पसंद आए तो कहाँ पे पता चलेगा कि कोई है, कोई डोमेन आपने लेना है, तो यहाँ पे डोमेन ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन लगते हैं। तो किसी भी पर्सन ने अपने डोमेन की क्या वैल्यू रखी हुई है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। एक तो इन्होंने बोल दिया था, देखना पड़ेगा कि कब आया है, ऑप्शन कब होगी अब, क्योंकि अभी लाइव ऑप्शन चल नहीं रही है। अभी लाइव ऑप्शन चल नहीं रही है, तो जस्ट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जो लास्ट एक्सपायरिंग ऑप्शन हुए हैं, उसमें अमाउंट दिखा देता हूँ जो डोमेन है। ऐसे चलते हैं। आप देख सकते हो एक बंदे ने लिया है futureconnections.com, इसने ये बिड में लगा रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो टाइमिंग रिमेनिंग चल रहा है 3 घंटे 10 मिनट। उसने बिड, जो करंट बिड चल रही है वो 80 यूरो की चल रही है इस डोमेन के ऊपर। मतलब मैं चाहूं तो मैं भी बिड कर सकता हूँ कि भाई मैं 80 की जगह 90 या 81 यूरोज में देने के लिए रेडी हूँ, ये डोमेन मेरे लिए
तो ऐसे हम यहाँ पे बिड्स लगा सकते हैं कि कौन सा डोमेन हमें लगता है कि हाँ ये वर्थफुल है, ये मैं बाय कर सकता हूँ, ये मेरे कंटेंट पे जा सकता है या मेरी कंपनी के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे डोमेन्स का नाम आ रहा है, ये एक्टिव है, ये करंट बिड चल रही है, राइट राइट नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है ये आपका बिड। सब अपनी बिड अपने वो लगा देते हैं यहाँ पे। आपने क्या करना है, आपने सिंपली सेल करने के लिए जाना है, तो हमें इस प्लेटफॉर्म से बाय वाले सेक्शन पे जाना ही नहीं है। हमारा यहाँ पे आता है सेल डोमेन्स, क्योंकि हमने गोडैडी से अकाउंट मतलब गोडैडी से खरीदा हुआ है। यहाँ अकाउंट पे हमें वो अपना वेरीफाई कराना पड़ेगा। अपना जो हमारा डोमेन है वो वेरीफाई नहीं होगा तो ऐसे तो मैं किसी का भी डोमेन कभी भी सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट सेलिंग डोमेन्स नाउ, आप क्लिक करना। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, आप अपने डोमेन का नाम लिखो। अब मेरे पास एक डोमेन है techinator.net। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे आ रहा है आई हैव रीड। इस डोमेन का जो सर्टेन प्राइस है मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने ये डॉलर्स में लेके जाना है, यूरो में लेके जाना है या पाउंड पाउंड में लेके जाना है, वो मेरे ऊपर है। तो यहाँ पे मेरे डोमेन का नाम आ जाएगा, यहाँ मैं प्राइसिंग लिखूंगा। अगर मुझे कोई ऑफर देना है, यहाँ पे मेरा techinator.net इसलिए रेड आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही उसको लिस्ट कर रखा है। तो इसने हमें बोला भी है डोमेन इज ऑलरेडी लिस्ट इन योर अकाउंट। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है हाउ मच अमाउंट आई एम आस्किंग। मैंने लिख दिया 1500 यूएस डॉलर और यूरो, यू कैन आस्क। आपको लगता है कि भाई मैं वर्थ लग रहा हूँ $80 यूरो के, तो आप 80 यूरो रखो। आपको लग रहा है कि भाई 1000 या आपने मेंशन करना है, यू कैन डू दैट। इसके बाद बाय नाउ का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कोई ऑफर देना तो आप ऑफर भी दे सकते हो। यहां से आप स्टेप 3 पे जाओगे। अभी मेरे पास ऑलरेडी मेरे डोमेन में है, मैं एक ऐसी रैंडम ले लेता हूँ। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा जहां से आपने खरीदा है आपका रजिस्ट्रार क्या है। मेरा है गोडैडी, तो मैंने यहाँ पे गोडैडी को सिलेक्ट कर लेना है। ये रहा, मैंने गोडैडी से खरीदा है। अब ये कहेगा ठीक है फिनिश करते हैं। अब मैंने एक डोमेन नेम चेंज कर दिया था। अब ये जैसे ही मैं यहाँ पे फिनिश एडिंग डोमेन पे क्लिक करूंगा, अब होगा क्या, ये डोमेन की वेरिफिकेशन होगी, ये आपने खरीदा भी है या नहीं। तो आई कंफर्म दैट, मैंने ये सारी चीजें कंफर्म कर दी हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आएगा सेल्फ वेरिफिकेशन सर्विसेज। जब कोई पर्सन अपना डोमेन परचेज करता है, जैसे मैंने यहाँ पे गोडैडी से डोमेन परचेज किया हुआ है, मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ अपना। तो ये कुछ स्टेप्स बताएगा, ये आप कर लोगे। अच्छा ये यहाँ खुल गया, एक सेकेंड, यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा डोमेन है techinator.net। यहाँ साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है सेल्फ वेरिफिकेशन सर्विसेज। आपको अपने कंटेंट जो आपने डोमेन खरीदा है उसके डीएनएस में, डोमेन नेम सर्वर में आपको ये कोड लगाना पड़ेगा। जहां पे भी आपने अपना डोमेन खरीदा हुआ है जहां से भी, तो ये आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि पहले अपने रजिस्ट्रार जहां पे आपने डोमेन परचेज किया है उसको लॉगिन कर लो। अपने डोमेन पे जाओ, वहां पे आएगा ऐड डीएनएस सेटिंग। डीएनएस सेटिंग्स का मतलब है डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ये वेरिफिकेशन आईडी वहां पे लगा दो। अगर वो इंफॉर्मेशन मांगता है तो ये इंफॉर्मेशन डाल दो। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे गया तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डीएनएस। इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे उस आईडी को वेरीफाई के लिए डाल दूंगा, तो ये डोमेन वहां पे अटैच हो जाएगा। तो ये ऑक्शन में चला जाएगा फिर। तो जब भी कोई पर्सन परचेज करेगा, जो भी सर्टेन अमाउंट होगा, ऑक्शन में जाने के बाद किसी ने परचेज किया, हो गया काम, बस यही करना था मैं। तो ये प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो, ये वेबसाइट है, इस पे आप सेल कर सकते हो।
अब इसके अलावा ये नहीं है कि यही वेबसाइट है, नहीं, इसके अलावा हमारे पास एक वेबसाइट आती है फ्लिपा, ये भी सेम काम करती है, इस पे भी बाय और सेलिंग का ही प्रोसेस चलता है। ये रहा। इस पे भी आप डोमेन्स को सेल परचेज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये रहे। तो ट्राई करो कि आपको एक्टिविटी क्या करनी है। ये इसमें थोड़ा सा ये भी है कि भाई इसमें वेरीफाई बता रहा है कि भाई इतने आस्किंग प्राइस है इस वेबसाइट को लेके। एक ई कॉमर्स स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वेबसाइट है। उस पे मंथली 8, मतलब मिनिमम मिनिमम वो नेट प्रॉफिट बता रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कि 8,436 पर मंथ की इनकम जनरेट हो रही है। ये उनका आस्किंग प्राइस है। एक वेबसाइट है, ये पूरी वेबसाइट ही बना रहा है, पूरी वेबसाइट बनी बनाई है, उसका प्रॉफिट भी बता रहा है कि पर मंथ उस पे 5,617 यूरो का एक इनकम आ रही है। तो ये वेबसाइट को भी सेल कर रहा है पूरी। पर हमारा काम है मेन डोमेन को सेल करना। जैसे भी। तो मेरे को ये पूछना था, जब कोई डोमेन लाइक परचेज करता है, मतलब कोई भी डोमेन कोई परचेज कर रहा है, और है ना उस डोमेन को परचेज करने के लिए कोई पैरामीटर्स भी तो होते हैं, कि वो सिर्फ ये थोड़ा होता होगा कि नाम सिर्फ देख के वो ले रहा है, कुछ और भी पैरामीटर्स पैरामीटर वो। कुछ भी नहीं है। जैसे मतलब मेरा डोमेन है, अब लाइक हाँ, मैं अपना सेल कर रही हूँ, बट अभी तो लाइक उसके लिए तो ये डोमेन वो परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए वो नया डोमेन नहीं है, राइट? तो वो यूज डोमेन है, तो कहीं ना कहीं सर वो डोमेन लाइक और भी पैरामीटर्स वो चूज मतलब यूज कर सोचता होगा ना, जो बाय कर रहा है। नहीं, जो लेट्स से मैं नाम जो आपका डोमेन नाम बाय हो- कर रही हूँ, जो नाम होता है ना, उस नाम के अकॉर्डिंग सेल होते हैं। बट जो आपका सिर्फ दूसरा नेम काम है, के बेसिस पे ही वो होता है क्या सिर्फ? नहीं, मैं बताता रहा हूँ, वो जो नेम होते हैं वो हाई, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वो हाई एंड नेम्स होते हैं। जो आपको लग रहा है कि हाँ ये नाम जो है, जैसे मैंने एआई लगा दिया, प्रॉम्प्ट लगा दिया, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट लगा दिया, तो हाई एंड नेम है ये। इनको कोई भी नहीं छोड़ेगा इन डोमेन्स को लेने के लिए कि छोड़ दिया चलो ठीक है कोई नहीं। ठीक है। बट जो दूसरी आपने कैटेगरी रखी है कि अगर कोई पर्सन हमारे डोमेन को एनालाइज करेगा, तो वो हमारे दूसरे टाइप के लिए है कि हमने नाम कोई भी ले लिया बट उस पर हमने वेबसाइट को रैंक करा दिया। उस वेबसाइट को रैंक कराने के बाद हमने उसको सेल किया, उस पर ट्रैफिक आ गया, तो अब हमारे उस वैल्यू मतलब उस पर्टिकुलर नाम की वैल्यू बन गई। उस पर ब्लॉग्स डाले गए हैं, डेली बेसिस पे ब्लॉग पे ट्रैफिक भी आया है, तब वो सेकेंडरी बन जाता है। मतलब कोई ऐसा नाम जिसके ऊपर सामने वाले ने रिसर्च की कि हाँ ये नाम, ये डोमेन सेल होने के लिए आया है, इसका नाम तो बड़ा पॉपुलर लग ही नहीं रहा मुझे, तब आपके लिए वो ऑप्शन ओपन होता है। और आप वो ये उसके बोल रहे हो कि सेकंड पैरामीटर जो होता है वो ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है? वो तब करता है जब डोमेन ज्यादा पॉपुलर, मतलब आई कैचिंग नाम ना हो। ओके। या और अगर आई कैची नाम है तो वो ऐसे ही ले लेगा, ऐसे ही लेते हैं, बाय कर बिल्कुल। लेगा? बिल्कुल, उनके नाम से ही वो कीवर्ड के ही थ्रू चल रहे हैं। ये होता है। ठीक है। सर हाई अथॉरिटी डोमेन कैसे चेक करें? भाई हाई डोमेन के लिए कुछ नहीं, डीए चेकर होता है। आपने मोज बार तो यूज किया ही होगा। आपने एसईओ के टाइम पे मोज बार चेक किया था? हेलो? मोज बार कर तो रखा है भाई आपने। तुम तो एसईओ के क्वेश्चन, मतलब एसईओ में आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अब मेरी वेबसाइट है, ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया। अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो भी चेक अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी मुझे बता देगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपना डोमेन परचेज करना है तो आप गोडैडी से फ्रेश डोमेन परचेज करो। अभी मना कर रहे हैं। हाँ तो अगर बताइए। सर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर मुझे कोई ब्लॉगिंग साइट शुरू करनी है, ठीक है सर। अब ठीक मैं है। चाहता हूँ कि पहले से ऐसी कोई ब्लॉगिंग साइट है जो मेरे सेम नीश में है,
वैसा हम्म। ही डोमेन परचेस करना चाहता हूँ, भले मुझे ज्यादा पैसे देने पड़े, मुझे दिक्कत नहीं है। तो फिर नहीं, सर वो कैसे जैसे करूँ? आपने जो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आप हाँ, नया डोमेन परचेज करो ना। बट सर अगर पहले से ही उस पर ट्रैफिक है किसी डोमेन पे, तो मैं उसको परचेस करूंगा तो मुझे वो स्टार्टिंग वाली बट वो प्रोसेस तो बेचेगा नहीं। ही क्यों भाई? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो सामने वाला जब उस पर काम कर रहा है तो वो सेल क्यों करेगा तुम्हें? सर अब जैसे ये मैं ऐसे मेरे, सोच रहा हूँ कि हाँ, कोई ने किसी ने बेचने के लिए रखा है, उसका पहले से ही ऑथोरिटी हाई है, ठीक है सर, वो बेचने के लिए वहीं पे पड़ा है, मैं उसको खरीद के उसी पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ मतलब। तो आपको सेम नीश पे करना पड़ेगा ना। जैसे अभी ये हाँ हाँ टेकीनेटर हाँ वेबसाइट है, ठीक है, मैंने इस पे कुछ नहीं किया, मैंने इसकी अथॉरिटी बढ़ाई है सिर्फ। ठीक हाँ। है, ये देख लो आप, 54 अथॉरिटी है और इसका पीए 37 है और 1% इसका स्पैमिंग स्कोर है सिर्फ। हम्म। तो ये वेबसाइट जो है 600 क्लिक्स इस पे मैं बना चुका हूँ। अब मैं इंस्टेड ऑफ आपको देने के लिए मैं ही ना काम कर लूंगा, और मैं 1 साल काम करूंगा, इसके डोमेन अथॉरिटी में 80-90 क्रॉस कर दूंगा। सर जहाँ पे वो आपको तो बेचना ही नहीं है ना सर, मैं तो वो समझ गया, वो तो अब वो जिसको अलग बात है बेचना कि है। जिसको बेचना है। अब जैसे वो तो सामने वाले के ऊपर देखो, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है। आपको मैंने जो वेबसाइट बताई है वो ये है सीडू। इस पे जाके आप जाके चेक कर सकते हो। जो अभी डोमेन मैंने सेलिंग के लिए डाला था, आप यहाँ पे जाके डाल सकते हो कि मुझे बाय करना है। अच्छा। यहाँ से आपको जो डोमेन मिलेगा उसको जाके आप मोज पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो मोज पे। बिकॉज सर ना मैंने ऐसा भी सुना हुआ है कि किसी ने हाई ऑथोरिटी मतलब हाई अपने क्या नाम है डीए वाला लेके फिर उस पे ही ब्लॉगिंग करके रेवेन्यू जनरेट किया है सर। नहीं है, बिल्कुल है। अभी जैसे मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ, टेक मार्जिन, शायद मैंने लास्ट टाइम ओपन भी की थी। अब ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इसका जो आप मोज पे देखोगे, मे बी आपको सबको आइडिया भी होगा। तो इस मोज पे आप 54 और 40 डीए देख रहे हो। मैं आपको हम्म सिर्फ ये बता रहा हूँ, अभी देखना क्या डिफरेंस क्या है। ये टेक मार्जिन वाली वेबसाइट भी मेरी है और ये टेकीनेटर वाली भी मेरी है, ठीक है। इस पे भी मैंने 54 कर रखा है, इस पे भी मैंने यहाँ पे 54, इसके 2000 लिंक बन चुके हैं, बट इस पे सिर्फ 600 लिंक बने हैं। हम्म। और इसका पीए 37 है और इसका पीए आप देख सकते हो 40 है सिर्फ। तो 2800, मतलब कहीं ना कहीं 3000 के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे लिंक्स बन चुके हैं। इसको मुझे ग्रो करने में बहुत टाइम लग गया। और जब टेकीनेटर लिया तो टेकीनेटर से मैंने क्या किया, इसको जल्दी ग्रो कर लिया। और दोनों डोमेन्स के ना, आपको अगर ये पता करना हो ना किसी डोमेन की एज क्या है, तो आपके पास एक वेबसाइट आती है हुज गोडैडी। हुज गोडैडी करके एक वेबसाइट है, इस पे जाके आप किसी भी डोमेन की एक्चुअल वैल्यू देख सकते हो। वैल्यू इन द सेंस उसका वो देख सकते हो कि ये कब परचेज किया गया है। जैसे टेक मार्जिन जो वेबसाइट है, इसका आप अगर डोमेन आप परचेजिंग डेट देखोगे कि कब इसको परचेज किया गया है, तो ये गोडैडी की एक वेबसाइट है जो आपको ये हेल्प कर देती है। आ गया? लो, अब देखो भी इसकी परचेजिंग डेट आ जाएगी। टेक मार्जिन जो डोमेन है, यहाँ पे आ रहा है देखो। अगर किसी ने यहाँ पे विजिबल है, अपडेट कब हुआ है ये? 13/12/2023 को अपडेट हुआ है। क्रिएशन कब हुआ है? 29/12/2019। 2019 में इसको परचेज किया गया है। अब लास्ट एक्सपायरी कब होगा? 2024 में एक्सपायर होगा। 29/12/2024 को ये एक्सपायर होगा। इसका क्रिएशन है 2019 में, इसको परचेज किया गया। कितने साल पुराना हो गया डोमेन? 3 साल पुराना हो गया डोमेन। चौथा साल चल गया ना अभी। 4 साल पुराना हो गया। अब 4 साल में आप एक चीज देखो, 4 साल में जो इसकी अथॉरिटी बनी है वो 54 बनी है। और अभी मैं टेकीनेटर का दिखाता हूँ, जो ये मैंने अभी शुरू किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। यहाँ पे मैंने टेकीनेटर वाला यूआरएल डाला है। इसको ऑलमोस्ट सिर्फ 2 साल हुए हैं। तो जिसपे सिर्फ 1 साल मैंने इस पे काम किया, 1 साल के बाद मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। 1 साल से मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल रहा इस पे। अगर इसकी लास्ट ब्लॉग की बात करो तो आप यहाँ पे देखोगे
तो 4 सितंबर 2022 को एक लास्ट इस पे ब्लॉक डला है। 4 सितंबर के बाद मैंने इस पे कभी काम ही नहीं किया, मतलब पूरा 1 साल इस पे कोई काम ही नहीं हुआ है। अब मैं इसकी क्रिएशन डेट दिखा देता हूँ। ये आपको क्रिएशन डेट दिख रही है, 2022 में ही खरीदा है। 18/5/2022 को मैंने इसको परचेज किया है, एक्सपायर होना था ये। अब ये नेक्स्ट एक्सपायर होगा 18/5/2024 में। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, जब मैंने एक डोमेन 4 साल पहले लिया था उसकी अथॉरिटी, और सिर्फ 2 साल में सिर्फ 1 साल काम किया उसकी अथॉरिटी, तो मैं सेलिंग के पर्पज पे तो बना रहा हूँ इसको, मैं इसका डीए बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ। इसको, इस वेबसाइट को मैंने एडसेंस अप्रूवल करा दिया ताकि ये और महंगा बिके। किसी वेबसाइट को अगर हम एडसेंस अप्रूवल करा देते हैं, उसका रेवेन्यू जनरेटर शुरू हो जाता है। ये है। अब इसके अलावा एक और वेबसाइट दिखा देता हूँ, लॉर्ड ग्रीक। ये भी मेरी ही वेबसाइट है जिसपे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अब इसका, ये इससे सबसे लास्ट में खरीदा गया है ये डोमेन। अब इसका आप DAPA 56, 39, 800 कुछ इसके बैकलिंक्स बने हैं। समझ रहे हो? तो आप इंस्टेड ऑफ नाम के पीछे जाओ, इससे अच्छा है कि आप वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग्स बनाओ, जब उसकी DAPA और हाई हो जाए, अगर सेल करना है करो, नहीं तो उस पर रेवेन्यू जनरेशन कर दो। ये सबसे लास्ट में परचेज किया गया था। दिखाकर बताइए। सर ये तो वन वे है, वो तो मुझे पता ही है सर, ये तो आपने कल सिखाया था, वो तो मैं समझ गया। बट सर अगर एक्सपायर होने वाला है ऐसा कुछ है, वो कहाँ पे मिलते हैं ये वैसा बता कुछ तो रहा हूँ, वेबसाइट? ये भाई सीडो पे आओ, इस वेबसाइट पे आओ, जो ऑक्शन है ना, इसकी ऑक्शन में बैठना पड़ेगा यार, डोमेन अच्छा। ऑक्शन, एक्विजिशन। हम्म। यहाँ से आपको आना पड़ेगा और अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और यहीं पे सारे बिकने आएंगे मतलब? बिकने सब यहीं आएंगे। ओके। और अगर इसके एक्सपायरी वगैरह देखनी है तो आपने अभी वो बता दिया है, बता वो दिया, डेडी हो। ये हाँ हाँ। गोज GoDaddy पे जाओ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये एक्सपायर कब होने वाला है। हाँ, अब जितने भी अच्छे अच्छे उसके ध्यान रखो, कब एक्सपायर हो रहा है, रात को 12 बजे उसको खरीद लो। पर ऐसे नहीं होता, एकदम से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज रात जैसे 6 बजे के बाद एक्सपायर हो गया, 18 तारीख को मान लो 2024 में टेकिनेटर एक्सपायर हो गया, बट मेरे पास एक हफ्ते तक भी मैसेज आएंगे गो जी। डैडी वालों के। ठीक है, एकदम से वो ऐसा नहीं है कि आज ही एकदम से गए और एकदम से सेल होने के लिए आ गया, नहीं। ये मुझे एक हफ्ते का पूरा टाइम देगा कि अभी भी आपको रिन्यू कराना है, अभी भी आपको रिन्यू कराना है। मुझे मेल आएंगे, मुझे व्हाट्सएप पे अगर मैंने ऑन कर रखा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। जब हो जाएगा कि हाँ अब है, अब मेरे हाथ से जा चुका है, तब वो आपको एक्सपायरी में डाल देगा। तब कुछ खरीद बंदे, लेंगे। तब खरीदो इसको। अब कईयों के लिए क्या होता है, कईयों के लिए है, अभी ये 18 तारीख तक, 18/5/2024 तक सेल, मतलब मैंने क्या किया, मैंने खुद ही जाके ऐसी वेबसाइट पे जाके लिस्ट कर रखा है कि ये डोमेन सेल करने के लिए मैं रेडी। तो यहाँ पे आके आप बिड करो। ये आ रहा है फ्यूचर कनेक्शन, जैसे मैंने बिड कर दी कि भाई मैं भी चाहता हूँ इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाऊं, इस डोमेन पे मेरा भी कुछ है कि भाई ये रहा। यहाँ पे अपनी बिड बनाओ। करंट बिड इतनी चल रही है, 2 घंटे का टाइम रह गया है, जिसको लास्ट मिलेगी 2 घंटे में, अगर मेरी बिड फर्स्ट नंबर पे रही, हो गया काम। ठीक है। ठीक है भी। तो इस तरीके से आप सेल कर सकते हो। तो कोई बड़ा काम नहीं है, बस मेरा यहाँ पे मेन फोकस है कि आप अपने डेली यूजेस में कोई डोमेन आपको लगे कि हाँ ये रख लेना है, परचेज करके रख लो। फिर उसके बाद एक दिन जाके उसको उस वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे डालो। बट यू हैव टू डू वर्क, मैं ये कहूंगा उसमें ज्यादा बेनिफिट है। जब किसी वेबसाइट पे काम होगा, वो रैंक करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाती है। तो ये था आपका भी डोमेन मार्केटिंग का जो कंसेप्ट था, वो यही था। अपने नए, एक नए टॉपिक पे आते हैं।
ब्लॉगिंग किस किस को पता है ब्लॉगिंग होता क्या है? थोड़ा बहुत आइडिया? यस सर पता है, ठीक है। बाकी किसी और को कोई आइडिया ब्लॉगिंग? यस सर। ब्लॉग्स तो आपने बनाए होंगे ना अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग्स तो बनाने सीखे होंगे। बाकी सबको सीखना भी है या नहीं? कोई आइडिया नहीं है? ठीक है, राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर नीश और टॉपिक, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है। अब ब्लॉगिंग का एक्चुअल मतलब होता है कि सबसे पहले आपको एक नीश स्पेसिफिक वर्क करना है। देखो नीश है ना, हमेशा ही टॉप पे रहता है। नहीं आर्टिकल्स नहीं, कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। सिर्फ आर्टिकल्स से बात नहीं चलेगी। आर्टिकल्स इज डिफरेंट थिंग। अच्छा चलो, नीश से पहले एक चीज पूछ ही लेता हूँ। कितनों को पता है आर्टिकल और ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है? ओके, आपको पता है तो बता दो भाई। आर्टिकल और ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है? ये गूगल वाले, हाँ बताओ भी सागर। सर आर्टिकल में हम पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन देते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ब्लॉग हम करते हैं, उसको रैंक करते हैं, उसमें लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं जिससे। डिफरेंस क्या है? आर्टिकल इज शॉर्ट, ब्लॉग इज लॉन्ग। अच्छा ठीक है। ब्लॉग इनफॉर्मल होते हैं, आर्टिकल फॉर्मल होते हैं। समझा दो एग्जांपल के देके थोड़ा सा भी। कपड़ों के हिसाब से सर, है? कपड़ों फॉर्मल के हिसाब से? इनफॉर्मल में नहीं कपड़ों नहीं से वो नहीं नहीं भाई, इतना इतना नहीं। सुरभि बता दो मुझे, ब्लॉग इनफॉर्मल होते हैं ब्लॉग में यूजली क्या होता है ना, ब्लॉग आपके इनफॉर्मल होते हैं। आप ब्लॉग आप किसी भी टॉपिक पे आप बना सकते हो। बट आर्टिकल जो होते हैं ना, वो आपके लाइक आप प्रोफेशनल तरीके से आप उस पे लिखते हो। आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो आपका लाइक आपका वो प्रोफेशनलिज्म दिखा रहा होता है आर्टिकल में। बट ब्लॉग में आप ना प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाते। आप ब्लॉग अपने तरीके से लिख सकते हो। बट इसीलिए ब्लॉग जो होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, क्योंकि आप उसमें अपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हो ब्लॉग में। बट ये सब ना आर्टिकल में नहीं होता है। आर्टिकल थोड़े फॉर्मल तरीके से लिखे जाते हैं और मेनली प्रोफेशनल तरीके से लिखे जाते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा आर्टिकल्स। हाँ ठीक है। नहीं ब्लॉग भी बहुत सोच समझ के लिखे जाते हैं। ठीक है, बट आपका कंसेप्ट कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है, बट वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल के आया अभी भी। आर्टिकल मोर जेन्युइन होते हैं, अच्छा मोर इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथराइज्ड। ये काइंड ऑफ मतलब आसपास ही घूम रहे हो। चलो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल फैक्ट बेस्ड होते हैं, ब्लॉग पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिखे जाते हैं। ये मेन डिफरेंस है बस। लॉन्ग छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। फैक्ट बेस्ड होता है, उस बंदे ने बोला है, ये फैक्ट है, ट्विटर पे उस पर्सन ने ट्वीट करके ये बताया है। तो जितनी भी न्यूज होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है, वो आर्टिकल्स होती है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं शेयर करती। वो ये नहीं कह सकती कि राहुल गांधी जी ने ये कहने की कोशिश की, वो अपना ये वर्ड नहीं लगाती। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं उन्होंने ये कह के बताया है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये फैक्ट बेस्ड है। आप एसईओ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो दुनिया में जितने भी पर्सन है वो एसईओ की एब्रिविएशन अगर फुल फॉर्म की बात करें, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये फैक्ट है। ठीक है। पर आपने एसईओ करके जो वेबसाइट रैंक की है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका। आपने उसके लिए क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की है, आपने यूट्यूब पे वीडियो डाली, ये फैक्ट है, यूट्यूब पे वीडियो डाली। बट उस वीडियो को बनाने का जो कंसेप्ट था, जो आपने स्ट्रेटेजी अपनाई, वो सारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाइक का अगर मान लो आपने एक टूर प्लान किया, आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो कि मैं दिल्ली से हूं और आई हैव रॉयल एनफील्ड। मैंने यहां से प्लान किया कि दिल्ली से लेह तक जाएंगे, लद्दाख तक जाएंगे। उसका जो जर्नी पॉइंट है यहां से लेके वहां तक का, ये एक फैक्ट है कि जाना है। बट जब मैं इस ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा।
मैं वहां पे जाके ये नहीं कह सकता कि लेह लद्दाख में तो ये है, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, नहीं। लेह लद्दाख का जो कल्चर है, जो लेह लद्दाख की वहां पे माउंटेन एरिया है, हिल स्टेशन एरिया है, तो हिल स्टेशन ही है वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बट उस पे वहां जाके जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मेरा है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा ब्लॉग्स में लिखे जाते हैं, और फैक्ट कि मैं यहाँ से जो बाइक लेके गया उसका ये सीसी था, मैं पहले यहाँ विजिट किया, यहाँ पे ये होटल था, ये नहीं कहूंगा यहाँ पे होटल होना चाहिए था, यहाँ पे रुका था मैं, ये फैक्ट हो गया कि वहां पे एक होटल है। वहां लेह लद्दाख पहुंचने के बाद 3 इडियट्स की वो 3 कुर्सियां आज भी रखी गई हैं। ये फैक्ट है। सब जाएंगे, सबको मिलेंगी वो। ठीक है, वो चीजें आप आर्टिकल में लिखोगे। तो ये ध्यान रखना, जो फैक्ट बेस्ड होता है वो आपका आर्टिकल है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर होता है वो ब्लॉग होता है। ठीक है, क्लियर है? और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये आर्टिकल भी कितना बड़ा हो सकता है, ब्लॉग भी कितना बड़ा हो सकता है। आर्टिकल में भी आप कितने भी इनफॉर्मल फॉर्मल बातें करो, पर्सनल ब्लॉग में भी फॉर्मल इनफॉर्मल जो आपको ठीक लगे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब बात आती है जब हम दोनों को प्लस कर देते हैं, ना तो हम ब्लॉग उसको रखते हैं और ना आर्टिकल उसको छोड़ते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, अपने अजम्पशंस के साथ साथ दूसरों की रिसर्च के साथ उसको बना देते हैं। तो ब्लॉगिंग का जो मेन कोर है वो यही है, दूसरे के फैक्ट्स को अपने एक्सपीरियंस के साथ ऐड करके हम शेयर करते हैं। क्योंकि ना तो हमने सारी चीजों के एक्सपीरियंस कर रखे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ठीक है, आपने एक नीश ले लिया, तो आप अपने नीश को लेके जो भी कंटेंट, नीश कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्रेवल है, आपने ट्रेवलिंग को एक नीच मान लिया कि मैं जितनी भी दुनिया की ट्रेवलिंग है, जितना भी घूम सकते हैं, टॉप 10 सिटीज जहां बंदों को घूमना चाहिए, तो आपने सारी की सारी सिटीज शायद ना भी घूमी हो, बट फिर भी आपने उसको लिख दिया। देखा है? आपने कई ब्लॉग्स में देखा होगा, शुरुआत में तो उनकी फर्स्ट सिटी सेकंड सिटी में तो उसने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वहां पे ये है वो है, ऐसे करने के लिए मिल जाएगा वो मिल जाएगा, बट जब वो लास्ट वाली सिटी पे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं सभी सुनी सुनाई बातों पे ही काम कर रहे होते हैं। जो दूसरों ने बताया वही बताना शुरू कर देते हैं। क्या वो सारी की सारी सिटी घूम रहे हैं? नहीं। तो यानी कि सब क्या करते हैं, एक दो सिटी घूमी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर हुआ, बाकी दूसरों की सुन के उन्होंने आर्टिकल पब्लिश कर दिया। तो ब्लॉगिंग में आजकल यही चल रहा है, दूसरों का कंटेंट पढ़ के अपना एक्सपीरियंस ऐड करके ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए। अब बात आती है नीश, पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो नीश के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है, किसी को लगता है नीश के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए? चलो पता है, बाकी बताएं भी नीश का। वी नो, डन है। डन है, ठीक है। फिर ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो आपने वो पढ़ा होगा। ठीक है, ओके। कि मेजर तो आपको यही जानना था, नीश क्या होता है इस सेक्शन में। चलो, अब बात आते हैं ब्लॉग से होता क्या है, मतलब ब्लॉग लिखने से होगा क्या। देखो, अगर अर्निंग सोर्स की बात करो तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं गूगल एडसेंस। जैसे आपने यूट्यूब के अंदर मोनेटाइजेशन देखा था, वो भी गूगल की तरफ से मिलता है कि आपके पर्टिकुलर ब्लॉग जो आपने वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट पे अगर आप सर्टेन नंबर ऑफ ब्लॉग लिख लेते हो और सर्टेन नंबर ऑफ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे यूजर्स आना शुरू हो जाते हैं, और अपनी वेबसाइट का आप एसईओ अच्छा खासा करते हो, कंटेंट को अच्छा बना के रखते हो, तो आपको गूगल एडसेंस अमाउंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका सबसे पहला बेनिफिट है। बट दुनिया आज के टाइम पे ब्लॉगिंग से और किस सोर्स से अर्निंग कर रही है? मे बी आपने क्लास में गेस्ट पोस्टिंग के बारे में सुना होगा। किसी ने गेस्ट पोस्टिंग के बारे में नहीं सुना हो एसपीओ में, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, आज हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अर्निंग के बेस पे कैसे, हाँ सर सुना है। ठीक है, तो बता भी दो भाई क्या होता है गेस्ट पोस्टिंग।
जी आपको सही है सागर। सर कोई कोई वेबसाइट है, हमें अपना आर्टिकल लिखने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं उसकी ठीक है, वेबसाइट पे। बिल्कुल। मतलब हमने एक कंटेंट लिखा और हमने दूसरी वेबसाइट को जाके बोला, मतलब कोई अदर वेबसाइट, कि भाई इस कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दो एंड हम आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज पेड कर देंगे, राइट। तो ये कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे डाल दो, हमें एक फाइनल बैकलिंक मिल जाएगा। तो ये गेस्ट पोस्टिंग आपने सीखी हुई है और ये एक्चुअल फैक्ट भी है, मिलता भी है। अगर वो गेस्ट पोस्टिंग आप अपनी वेबसाइट पे अपने ब्लॉग्स पे करने लग जाओ, तो वो जो अमाउंट है जो उस वेबसाइट को हम दे रहे हैं वो हमें भी मिल सकता है। हाँ भी। तो मेजर सोर्स इनकम कहां से बन के आती है? जब हम अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिख रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, एसईओ कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट रैंक भी हो रही है। तो कुछ पर्सन क्या करते हैं, वो एक्चुअल में यहां से इनकम सोर्स बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी टीम को या अपनी वेबसाइट पे टीम बिठा देते हैं कि भाई आपको वो बंदे ढूंढ के लाने हैं जो गेस्ट पोस्टिंग कराना चाहते हैं। तो उनसे हम क्या करेंगे, हम उनसे बोलेंगे आपको अगर गेस्ट पोस्टिंग करानी है, हमारी वेबसाइट का इतना अच्छा डीए है, इतना अच्छा पीए यानी कि पेज अथॉरिटी है, आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट हमें दो। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो हमारे पास कंटेंट राइटर भी है, हम आपके लिए कंटेंट भी लिख देंगे, उसका अलग से हम एक एक्स अमाउंट चार्ज करेंगे और वो पब्लिश कर देंगे और आपको एक फाइनल बैकलिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। तो मेजर सोर्स आज के टाइम पे जो ब्लॉगिंग का मेन कोर बन चुका है अर्निंग का, वो यही है, गेस्ट पोस्टिंग अपनी साइट पे कराओ। ठीक है, अभी करते कैसे हैं ये भी आपको मैं समझाऊंगा। आपको अपनी वेबसाइट पे कितना क्या करना है, तो हमें दो अर्निंग प्रोसेस देखनी है, मेजरली गूगल एडसेंस के थ्रू, वो बाद का पार्ट है। आज हमने जो कवर करना है वो है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, अब हमारे जो गेस्ट पोस्टिंग में है, अगर किसी को ब्लॉग लिखना नहीं आता, वो मुझे बताएं पहले तो, हाउ टू फाइंड अ टॉपिक। कैसे टॉपिक फाइंड करना है, क्योंकि नीश के ऊपर आपने बात कर ही ली कि आई वी नो, किसी को पता ना हो कि टॉपिक कैसे फाइंड करना है, क्योंकि आधी बात जानते हो आधी नहीं जानते हो, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच रहेगा। नीश के बाद हमारा सबसे मेजर पार्ट होता है कि टॉपिक कैसे फाइंड करें। आप सिखा दो, ठीक है, ये वो तो ठीक है, नहीं पता। देखो, किसी भी ब्लॉग को लिखने से पहले आपको अपना नीश जो भी आपने डिसाइड किया, आपको ये नहीं पता सुरभि ब्लॉग कैसे लिखने हैं। नहीं, ब्लॉग लिखने का कोई पैटर्न नहीं होता, आपकी हेडिंग होती है, आपका पैराग्राफ होता है, इमेजेस होती हैं, बस तीन चीजें होती हैं। हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज, बस तीन चीजों का यूज करके आपने ब्लॉग लिखना है। जैसा अगर सर थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था। सर कभी कभी ना हम देखते हैं कि हमारे ब्लॉग पे कोई वीडियो, किसी के भी ब्लॉग पे बीच में एक वीडियो एम्बेडेड होता है। हम्म, तो सर वो अगर हम किसी यूट्यूबर का लगा दे, तो सर उसका वो कुछ कॉपीराइट वगैरह मिलता है, या हम उसको लगा सकते हैं, एम्बेड तो कर ही सकते हैं? एम्बेड कर लो, मतलब कोई हमने दिक्कत नहीं है। ब्लॉग ही उस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, तो आप क्रेडिट लिख दो ना नीचे। अच्छा। वैसे तो कोई सर वो जो वूमला झुमला करके वो डालते हैं ना सर ब्लॉग में, वो सारे बॉलीवुड वाले, हाँ, तो नहीं फिर मैं वो कहता हूँ क्रेडिट दे दो, क्रेडिट दे दो, अच्छा फिर कुछ नहीं होता? फिर कुछ नहीं होता। ओके। ठीक है, अब आ जाते हैं अभी ब्लॉग का टॉपिक कैसे फाइंड करना होता है। देखो, मे बी आपने रिसर्च गूगल न्यूज से नहीं की होगी मेरे अकॉर्डिंग, बट सबसे पहले आपको गूगल ट्रेंड का यूज करना होता है। जो फर्स्ट स्टेप है एक टॉपिक ढूंढने का, वो आपका गूगल ट्रेंड है, और वो ट्रेंड होता है पहले आपके नीश से। मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे किसी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ब्लॉग लिखना है, क्योंकि मैं अपना नीश डिसाइड कर चुका हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मेरा ब्लॉग जाना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मार्केट में क्या चल रहा है, कौन बताएगा?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, गूगल के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर क्या चल रहा है, ये कौन बताएगा? जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, गूगल न्यूज हमें बताता है ना। गूगल ट्रेंड तो बाद में आएगा। चलो, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना नीच देखा। गूगल न्यूज में जाके देखते हैं कि अभी गूगल न्यूज में क्या चल रहा है। अब थोड़ा सा देख लेना टॉपिक कैसे फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर ली, गूगल न्यूज, जो गूगल की तरफ से आता है। यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट कंटेंट डाल रही है रेगुलर बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उसको सर्च करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके टेक्नोलॉजी पार्ट पे। मैं जैसे ही इसके टेक्नोलॉजी पार्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी रिसेंटली एक वेबसाइट है इंडिया टुडे, मिंट, गैजेट 360, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, फिर आपके पास और वेबसाइट्स आ रही है। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि आपको लगता है ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इन्होंने एक रिसर्च टीम रखी होगी ताकि इस टॉपिक पे वो कंटेंट लिखे? आपको लगता है? यस। तो कहीं ना कहीं मतलब इनकी जो टीम है वो सही काम कर रही होगी, रिसर्च करके ही कर रही होगी। तो हमें फैक्ट तो पता चल गया, हमें फैक्ट तो पता चल गया कि सैमसंग गैलेक्सी 24 जो है उसमें प्री बुकिंग है, या ये हमारे कंटेंट पे जा रहा है या नहीं जा रहा, वो डिफरेंट थिंग है। मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे कंटेंट में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें मेरे पास आ रहा है टेक ट्रेंड, दिख रहे हैं? टेक ट्रेंड 4 घंटे पहले एक पोस्ट डाला है जिसमें इन्होंने जनरेशन एआई, फेमटेक, साइबर सिक्योरिटी और डीप फेक की बात की है। दिख रहे हैं? 4 टॉपिक निकल के आ रहे हैं यहां से, फेमटेक, साइबर सिक्योरिटी एंड डीप फेक्स। शायद में भी आपने देखा भी होगा, आजकल डीप फेक के बारे में बहुत चल रहा है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने 4 टॉपिक पे कवर किया है, बट हम तो बड़े छोटे अभी नीश पे काम कर रहे हैं। तो हम इन चारों में से क्या एक पॉइंट ले सकते हैं? हाँ, 4 घंटे पहले पोस्ट डला है, यानी कि इनकी मार्केट में अभी कहीं ना कहीं रिसर्च हो रही होगी। तो इन चारों में से क्या हम एक टॉपिक पे कर सकते हैं? क्योंकि वी आर स्मॉल, स्पेसिफिकली ब्लॉगर्स, हम तो नीश स्पेसिफिक है, नैनो पे काम कर रहे हैं ना, याद है ना, नैनो नीश। तो अब मान लो इन चारों में से कौन से पे काम करना है, ये कौन बताएगा? अब हमें गूगल ट्रेंड का यूज करना है। हमें ये देखना है इन चारों टर्म में से गूगल ट्रेंड पे सबसे ज्यादा क्या सर्च किया जा रहा है। तो सेकंड पेज पे, मतलब उसी न्यू टैब में हमें ओपन कर लेना है गूगल ट्रेंड्स। और गूगल ट्रेंड पे हम क्या करेंगे, इन चारों टॉपिक्स के बारे में बात कि भाई बता कि कौन कौन से टॉपिक, ये वर्ड सर्च करने पे क्या रिसर्च आ रही है। तो यहाँ पे मान लो लेट्स सपोज मैंने लिख दिया डीप फेक, एक्सप्लोर, यहाँ पे आ रहा है साइबर सिक्योरिटी, क्या आ गया, मैंने एक वर्ड यहाँ पे सर्च किया है, दूसरा यहाँ पे आ गया फेमटेक, तीसरा ऑप्शन आ गया साइबर सिक्योरिटी। मैंने ये चारों टर्म लिख दिए हैं, आप सबके सामने यहाँ पे रिजल्ट्स भी होंगे, आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा ये येलो वाला ज्यादा पॉपुलर हुआ है, पॉपुलर मतलब साइबर सिक्योरिटी वर्ड ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अभी ये पूरे पिछले 1 साल का डेटा है, मतलब पिछले एक दिन का डेटा है, सॉरी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे क्लिक किया और इसको लास्ट 30 डेज के लिए देखा, पिछले 30 दिन में क्या चल रहा है इस पे।
इंडिया के अंदर लास्ट 30 दिन में सबसे पता चल रहा है साइबर सिक्योरिटी पे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो हमें टॉपिक साफ साफ पता चल रहे हैं। क्या आपको यहां से क्लैरिटी मिल रही है कि किस टॉपिक पे ज्यादा लिखना चाहिए? डीप फेक के ऊपर मैं नहीं कह रहा कि ट्रेंड में नहीं है, बहुत ट्रेंड में है, बट अगर 30 दिन के डेटा के अकॉर्डिंग देखें, चलो इसको थोड़ा 90 डेज के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अपने गूगल के ऊपर 90 डेज, 3 महीने के अंदर ये साइबर सिक्योरिटी ये ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, मतलब ज्यादा सर्च किया जा रहा है अपर हैंड से सबसे ज्यादा। तो यानी कि मुझे ये तो यहां से ही पता चल गया कि मार्केट में अगर मुझे लिखना है अभी के टाइम के हिसाब से तो साइबर सिक्योरिटी मेन है। बट सेकंड ब्लॉग में किस पे लिखूं? तो यहां से आपके पास आ रहा है ग्रीन सेक्शन, यानी कि जेन एआई के ऊपर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ रहा है कि मुझे यहाँ पे डीपफेक के बारे में लिखना है। तो क्या हमारे 3 ब्लॉक का कंटेंट, मतलब 3 टॉपिक निकल के आ गए? तो फर्स्ट टाइम इस पे बात करेंगे, सेकेंड, थर्ड। तो 3 ब्लॉक हमने डिसाइड कर लिए। एक दिन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन में लिख लो तो दिक्कत नहीं है। किसी टॉपिक को लेके क्या हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं? सही है। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। 2-3 का यस आया, बाकियों का नहीं आया। हाँ मतलब टॉपिक मैंने सिर्फ ये बोला कि कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अगर मैं एक टॉपिक दूं कीवर्ड साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, कीवर्ड रिसर्च करो। इंटेंट बेस्ड कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको लगता है ना ब्लॉगिंग में, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आर्टिकल भी चलते हैं, इंफॉर्मेटिक भी चलते हैं, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है, और हमें यहाँ पे ब्लॉगिंग में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना होता है। तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आर्टिकल भी देखने पड़ेंगे और पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखना पड़ेगा, तब मर्ज करके हम अपना एक कंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है? क्योंकि आपने एसईओ में पढ़ा है प्लेगरिज्म, कीवर्ड डेंसिटी, ये सारी चीजें आपने टर्म्स पढ़ी हुई है। तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपका काम क्या है? कीवर्ड रिसर्च करो पहले। कीवर्ड रिसर्च हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है? आपको अपने कीवर्ड को लेके कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट कहाँ से लिखा जाएगा? कंटेंट लिखा जाएगा जो चैट जीपीटी है उससे। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा नीश है, मुझे नहीं आइडिया साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो हम इस साइबर सिक्योरिटी वर्ड को लेके बढ़िया सा कीवर्ड निकालेंगे, क्योंकि कीवर्ड के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होगा। मैंने सिर्फ टॉपिक बताया, ये एक टॉपिक है। अब इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च होगी। कीवर्ड रिसर्च होने के बाद जो भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड निकल के आएगा, उस कीवर्ड के ऊपर हम पूरा का पूरा मेटा टाइटल लिखेंगे। उस मेटा टाइटल को हम यूज करेंगे अपने जो आपका ब्लॉग टाइटल होता है उसमें। रेस्ट आपको पता है। मेजर पार्ट होता है टॉपिक निकालना, ये टॉपिक निकालने का तरीका है। अब कईयों को लगता है कि इस पे ना काम करके क्यों ना हम कुछ अपनी तरफ से करें। ठीक है, कईयों को लगता है हाँ मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा ना, फिर एसईओ भी तो करोगे साथ के साथ। ऐसा थोड़ी ना पहले टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे, पहले अपना ब्लॉग लिख लोगे। अब तो आपको एसईओ फ्रेंडली काम करना पड़ेगा ना। अब आप थोड़ी ना पहले कंटेंट लिखोगे फिर एसईओ फ्रेंडली करोगे, नहीं, साथ के साथ करो ना उस काम को। अब कईयों को लगता है कि अगर हम ऐसा करें तो जरूरी है हमें ऐसा करना, हम अपनी तरफ से भी तो कुछ कंटेंट लिख सकते हैं। तो अगर आपको रीसेंट चीजों पे काम करना है, रीसेंट चीजों के ऊपर काम करना है, तो क्या करना है वो देख लो। ये था नीश के अकॉर्डिंग रीसेंट चीजें। दो चीजें हैं, ये है रीसेंट टॉपिक जो है वो भी आपके नीश के अकॉर्डिंग उसको ढूंढने का तरीका। आपको कोई मतलब नहीं है कोई टॉपिक आए मुझे उस पर कंटेंट लिखना है, तो आपके पास गूगल ट्रेंड है। आप अपने गूगल ट्रेंड पे आओ, इसके साथ में ये 3 लाइन आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो।
तीन लाइन आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रेंडिंग नाउ, अभी क्या ट्रेंड पे चल रहा है, आज पूरे दिन में क्या ट्रेंड पे रहा। पूरे दिन में साउथ अफ्रीका को और इंडिया का जो शायद मैच होगा उसको लेके ट्रेंड में रहा है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेके रहा है, ये पर्सन कोई मतलब एक प्लेयर है, होंडाई की क्रेटा को लेके हो रहा है, गेट 2024 का कोई एग्जाम शायद मे बी उसका कोई एडमिट कार्ड आया होगा, आरपीएफ रिक्रूटमेंट, इन वर्ड्स को इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, साइबर किडनैपिंग बहुत एक कंटेंट को सर्च किया गया है, सिद्धार्थ आनंद के ऊपर कोई पर्सन है जिसके ऊपर सर्च किया गया है, सिडनी, ये सारे के सारे रिसेंट के आज के टॉपिक हैं। आप देखोगे कल के टॉपिक्स यहाँ पे कल के आ जाएंगे, 2 जनवरी पे क्या चल रहा था। ठीक है, तो अगर बिल्कुल रिसेंट वाले पे करना है ना, आपको ये फर्क पड़ता कोई भी नीश हो, तो आपको फिर इन टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा, इन पे अपना कंटेंट डालो। अब आप कहोगे सर हम तो क्रिकेट वाले नीचे है ही नहीं, तो फिर रहने दो। आपको लगता है कि भाई मैं तो सर कार ऑटोमोबाइल से रिलेटेड लिखता ही नहीं, सर मैं कार गेट 24 मेरा तो एग्जाम्स का या ऐसा कोई है ही नहीं, तो फिर नीश स्पेसिफिक करो ना। ठीक है, अब आपको जाना है अपने वेबसाइट पे, वही वही बता रहा हूँ, अब डिफरेंट निशेस पे मैं भी नहीं कर रहा, पहले मैंने भी डिफरेंट निशेस पे काम किया हुआ है, मेरी सारी वेबसाइट्स डिफरेंट निशेस पे ही थी। दिखा देता हूँ, ये मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हर एक नीश की कैटेगरी डिसाइड कर रखी है, जर्नल, हाउ टू, इंटरनेट, सोशल, वेब स्टोरीज के, टॉप 10 के, न्यूज पे। तो ये मैंने सारी की सारी अपनी तरफ से सारी निशेस पे काम किया था। कभी मैं एआई पे जा रहा था, कभी मैं किसी पे जा रहा था, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आता है, गूगल इस चीज को मना करता है। गूगल का कहना है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट बार बार अलग अलग नीशेस पे काम करोगे, एक स्पेसिफिक नीश पे काम नहीं करोगे, तो हम आपको कंसीडर नहीं करेंगे, यू आर नॉट एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो अब ट्राई करो कि आप अपना एक स्पेसिफिक, जैसे मैंने यहाँ पे देख रहे हो एक्वाफोनिक पे भी काम कर रखा है, मैंने यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड भी कंटेंट डाल दिया, और तो और अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे देखो ऑर्थोपेडिक पे भी काम कर दिया, सब्जियों के ऊपर बात कर दी, कल्टीवेशंस की, तो मतलब हर चीज पे आप परफेक्ट नहीं हो सकते, ये सामने से कहीं ना कहीं गूगल को हार्म करने वाली बात है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को आगे नहीं जाने देता। तो एक स्पेसिफिक निश पकड़ लो बस। क्या पंकज? यस सर। सर जैसे हमारे पास सर बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट जैसे मिंट है हमारे पास, वो सर मल्टीपल नीच पे काम कर रही है सर, फिर वहां हाँ तो पर सर पहले कैसे? किया ना भाई, वो अब नहीं करने दे रहा ना। अच्छा सर, ओके ओके सर। मेरी वेबसाइट पे मल्टीपल हो रहा था, अब गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं हो रहे बंदों के। ओके ओके सर। मैंने भी ये देखो ना, मैंने मल्टीपल निशेस पे करके गूगल एडसेंस अप्रूवल ले रखा है, हर वेबसाइट पे अप्रूव्ड है, बट अब नहीं है। ठीक है, ओके ओके सर। या गौतम बताइए। सर मेरा आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन था कि ये वेबसाइट पे तो आपने नीश पे ही काम करना है, राइट? बट अगर कोई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाने तो उसमें भी नीश कोई लेके चलना पड़ेगा निश पे या लेके चलो ना मतलब? भाई, अच्छा, एक मीन्स दिन वहां पे नहीं। कॉमेडियन, बिल्कुल एक दिन इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देने शुरू कर दी, दूसरे दिन जाके आपने कॉमेडी शुरू कर दी, तो यू आर नॉट लाइक दैट। आपको एक स्पेसिफिक नीश पे अपना नाम कमाना होगा। ओके ओके, तो उसमें भी नीश पे ही रहना है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। हाँ न्यूज तो भाई न्यूज होगी ना, गूगल उनको एडसेंस से पैसा थोड़ी कमाना है, न्यूज वालों को तो ब्रांड अवेयरनेस में, ब्रांड, जितने भी ब्रांड होते हैं वो तो वहां पे उनसे ऐड चलवा लेती हैं, उनको एडसेंस से क्या मतलब, आप समझ रहे हो, उनके पास उनको मतलब ही नहीं है गूगल के एल्गोरिदम से। हाँ तो फिर गूगल भाई न्यूज वेबसाइट बनाओ ना, न्यूज डालो, उस पे न्यूज डालो ना। अब देखो भाई यहाँ पे हम आते हैं
जो मैंने आपको बोला, मैं अपने डैशबोर्ड पे ले आया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है पोस्ट का, आपने मे भी बनाए भी होंगे। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है अपनी, मैंने यहाँ पे पोस्ट ओपन की है। मैं यहाँ पे पोस्ट का टाइटल लिखूंगा पहले। आप में से मे बी किसी ने शायद ये टाइटल लिखे भी होंगे। मेरा मेन है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने गूगल न्यूज भी देख ली है ये रही, तो टेक ट्रेंड 2024, मैंने यहाँ पे चारों टॉपिक पे काम नहीं करना, मैंने सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पे काम करना है। अगर आप में से किसी ने थोड़ा बहुत भी फोकस किया हो, देखो यहाँ पे जिन एआई के ऊपर काम किया हुआ है, जनरेशन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया है, तो एक कंपनी ने बिजनेस स्टैंड को, मुझे नहीं पता कि बिजनेस स्टैंड ने देख के लिखा है इसके बारे में, या इस वेबसाइट ने 9 घंटे पहले पब्लिश किया था, हाउ जेआईन विल रिफाइंड इंडस्ट्री इन 2024, दिख रहा है? एक पर्सन ने इसके बारे में स्पेसिफिकली बता दिया। फिर बिजनेस स्टैंड वालों ने क्या किया, चारों टॉपिक के ऊपर बता दिया कि हम चारों के ऊपर अवेयर करेंगे। तो यही चलता है, मतलब आपको कंटेंट नीश पे यहीं से मिलेगा, यहीं से पता चलेगा आपको मेजरली क्या चल रहा है। अब मैं यहाँ पे लेके आया, मुझे यहाँ पे टाइटल लिखना है, साइबर सिक्योरिटी ट्रैक ट्रेंड 2024, हाउ इट विल इम्पैक्ट योर डेली रूटीन। थोड़ा डराते हैं, योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स। तो मैंने यहाँ पे एक जानबूझ के थोड़ा सा हाईली प्रोफेशनली, मतलब मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बस लिखा साइबर सिक्योरिटी टेक ट्रेंड 2024, हाउ इट विल इम्पैक्ट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स। तो बंदों को थोड़ा सा ना अट्रैक्शन पाने के लिए मैंने ये इंस्टाग्राम के लिए फोकस कर दिया है। मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि मुझे पता है कि इंस्टाग्राम पे बंदा देखेगा, पढ़ लेगा, उसको देखेगा कि भाई इंस्टाग्राम पे ऐसा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं किया अभी, एज ए नॉर्मल लिखा है, नहीं तो मैं इसको पूरा कीवर्ड रिसर्च करके ही लिखता। उसके जस्ट बाद, अगर आपको ब्लॉगिंग के कुछ स्टेप्स नहीं पता है, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जब आप अपना टाइटल लिख देते हो, ट्राई करो एक इमेज लगाओ। अब एक कंसेप्ट है ये, जब कोई आपके इस टाइटल को पढ़ेगा, अब वो आपने यहीं से बात अगर लिखनी शुरू कर दी, अपने कंटेंट के टेक्स्ट को यहीं से लिखना शुरू कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉल नहीं करेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, वो स्क्रॉल डाउन नहीं करेगा आपके कंटेंट को। तो ट्राई क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक इमेज लगानी होती है। हम चाहते हैं कि शुरुआत में आते ही वो बंदा थोड़ा सा स्क्रॉल करे, ताकि वो एक एक्टिविटी में काउंट हो जाए। आपने गूगल एनालिटिक्स पढ़ा होगा, तो हम इवेंट काउंट करा रहे हैं उससे। जब वो स्क्रॉल करेगा तो एक्टिविटी हुई, इवेंट हुआ, तो वो नीचे गया। तो हमारी वेबसाइट पे अब वो आया, तो हमने उसको नीचे ले जाने का क्या करा, नीचे ले जाके हमने अपनी वेबसाइट का जो टाइमिंग होता है, जो गूगल नोट करता है कि कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे कितनी देर रुकेगा, उसके बिहाफ पे वो सेशन काउंट करता है। देखो अब आप समझ भी पा रहे होगे कि आपने सेशन, इवेंट, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं टेक्निकली, समझ आ रहा है? इवेंट करेगा तो सेशंस बनेंगे। क्योंकि आपके इसमें सबका ऐसा हो रखा है कि क्या ही बात चल रही है, ऐसा नहीं है भाई, ये तो आपने पढ़ा है। तो अब हमने क्या करना है, ब्लॉगिंग के अंदर जब भी ब्लॉग लिखो, ट्राई कि फर्स्ट यहाँ पे इमेज लगाओ। अब इमेज भी ऐसी नहीं कि कोई भी वेबसाइट से उठा के कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं होता। जैसे मेरे किसी भी ब्लॉग पे आप जाओगे, मान लो मैंने ये एक ब्लॉग लगा रखा है पाइथन वाला ही, इस पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे,
यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही मैंने इमेज लगा रखी है। जैसे ही ये हेडिंग शुरू हुई, हेडिंग शुरू होते ही यहाँ पे इमेज लगा दी, तो एक अट्रैक्टिव, और उसके साथ साथ लिखो ये इमेज आपने कहाँ से ली है। ब्लॉगिंग में आपने कभी भी किसी भी वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट अगर कहीं से लिया है तो ट्राई करो कि उसका क्रेडिट लिखो। फिर उसके बाद आप अपनी पहली ही वर्ड पे, यानी कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसके पहले पैराग्राफ में ट्राई करो जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन लिखने में। अब यहाँ पे आप जब कंटेंट पढ़ रहे हो, मे बी ये तो मैंने ऐसे ही डाला था, ये जो कंटेंट है मैं जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन लिखने की ट्राई करूंगा। क्यों? इसका एक रीजन है कि कोई पर्सन जब कंटेंट को देखेगा तो उसको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा कंटेंट लिख दिया। अगर मैं ये दूसरा आपको दिखाऊं, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो थोड़ा सा स्क्रॉल किया, इमेज आ गई, यहाँ पे कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, फिर फटाफट आंसर लिखा, फिर नीचे आया मैं, फिर मैंने की पॉइंट्स पे बात की। मैंने यहाँ पे जितना हो सकता है मैं की पॉइंट्स पे वर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोई पर्सन कंटेंट लिखता है, जब भी कोई पर्सन किसी कंटेंट को टाइप करता है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि वो पर्सन उस कंटेंट को कितना टाइम देने वाला है। तो ट्राई क्या करना है, सिंपल सा काम है, आप अपने पर्टिकुलर कंटेंट को बुलेट पॉइंट में एंटर करके नेक्स्ट लाइन में लिखने की जल्दी से जल्दी ट्राई करो, क्योंकि उसको एक एक दो दो लाइन पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बजाय बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने होते। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा, एंटर किया, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कोई एक इमेज लगाऊंगा। फिर देख लेते हैं। ऐसे ही उठा रहा हूँ रैंडम एक इमेज। ये मैंने एक इमेज ले ली, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। इसको मैंने सेंटर में कर दिया, तो ये हमारा कंटेंट आ गया। यहाँ पे मैंने इसको इमेज को लगा दिया। अब आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से इसके क्रेडिट अगर देना है, क्रेडिट दो, एंटर करके यहाँ से अपने पैराग्राफ के शुरुआत करो। यहाँ से पैराग्राफ लिख के अपनी हेडिंग लिखो, तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट बना लेते हो। एसईओ फ्रेंडली, अगर एसईओ करना है तो आपने ये चीजें सीखी भी होंगी। मेटा टाइटल लिखना है तो यहाँ पे मेटा टाइटल की फेज, जैसे मेरा साइबर सिक्योरिटी है, यहाँ पे मैंने साइबर सिक्योरिटी मेंशन कर दिया। मतलब जो कीवर्ड होता है, ये मैंने कीवर्ड के अकॉर्डिंग लिख दिया साइबर सिक्योरिटी। यहाँ से भी मैं जो लाइन शुरू करूंगा अपनी पहले वर्ड की, वो साइबर सिक्योरिटी से ही करूंगा। ये मैंने साइबर सिक्योरिटी कर दिया। इसका ओल्ड टेक्स्ट लिखना है, ये आपने क्लास में किया है। इसका ओल्ड टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी टेक ट्रेंड बाय टेकिनेटर। ये मैंने इसका फुल टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा कंटेंट मेंशन करो, हेडिंग टैग्स, स्कीमा लगाना है तो यहाँ पे आपके पास स्कीमा का ऑप्शन आ जाता है, यू कैन पुट दैट स्कीमा। अब बात आती है ये कंटिन्यूटी कहां तक करना है, कब तक करना है। आपको एटलीस्ट 3 महीने तो ये एक्टिविटी करनी है। फाइंड द टॉपिक, मेक इट एसईओ फ्रेंडली, उसके कीवर्ड रिसर्च करके आपको 90 डेज का एक प्लान बना लेना है। वो बनता है आपकी एक्सेल शीट पे। एक दिन बैठ के आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरली शीट बना लेनी है, एक्सेल शीट, जैसे आप एसईओ की शीट बनाते हो।
ऐसे ही आपको यहाँ पे शीट बनानी है। जैसे यहाँ पे आपने डे वाइज लिख लिया, ये डेज आ गए 1 2 3 करके। यहाँ पे आपने अपने टॉपिक्स फाइंड कर लिए पहले से ही कि इन टॉपिक्स पे मुझे कंटेंट बनाना है। यहाँ से आपने टाइटल लिखना शुरू कर दिया, इसका ये टाइटल, इसका ये टाइटल, इसका ये टाइटल है। डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्लॉग की बात कर रहा हूँ। ब्लॉग आपका सारा जो आपने लिखना है वो नोटपैड में लिखो, वर्ड पैड में लिखो, वो जहां लिखना है लिखो। आपने यहाँ पे पब्लिशिंग डेट डालनी है, कब कब आपने वो पब्लिश किया है। 90 डेज। अब 90 डेज का मतलब ये नहीं है कि 90 ब्लॉग हो गए कि डेली का एक लिखना है, नहीं। इन 90 डेज में आप 30 ब्लॉग भी लिख लोगे बहुत है। 30 ब्लॉग्स आर इनफ। 30 ब्लॉग बहुत है जो एसईओ फ्रेंडली हो, यूनिक हो, प्लेगरिज्म फ्री हो। एसईओ फ्रेंडली मतलब होता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट जो है वो यूनिक है सारा का सारा, प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। आपके 30 ब्लॉग जिस दिन हो जाए तो आपने गूगल एडसेंस पे जाना है, कुछ एक्टिविटी करके। पहले ब्लॉग कंप्लीट करना है, फिर अपनी वेबसाइट पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप गूगल एडसेंस अप्रूवल अपनी वेबसाइट में फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना चाहते हैं, मैं उसका बता रहा हूँ, मिनिमम 30 ब्लॉग तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए। और ये भी समझ लेना, 30 ब्लॉग का मतलब ये नहीं है कि 500 वर्ड का ब्लॉग लिख के खत्म कर दिया। मिनिमम मिनिमम 1000 से 1500 वर्ड का कंटेंट चाहिए आपकी वेबसाइट पे। पर ब्लॉग या पर आर्टिकल आपका 1000 to 1500 वर्ड्स का ब्लॉग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 500 वर्ड 600 वर्ड्स का कंटेंट डाला खत्म किया, नहीं। ठीक है, तो मेजरली थिन कंटेंट बोल के आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गूगल एडसेंस के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कंप्लीट योर 30 ब्लॉग्स। 90 डेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बंदे क्या करते हैं, डोमेन खरीदते हैं और पहले दिन ही 30 के 30 ब्लॉग अपलोड कर देते हैं। गूगल इस चीज को अलाउ नहीं करता। गूगल कहता है जो डोमेन नेम आपने खरीदा है मेरे पास तभी आना जब आप 3 महीने पुराने हो जाते हो। आपके डोमेन को खरीदे हुए 3 महीने हो जाते हैं, इसलिए 90 डेज का टाइम पीरियड लेके चलते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि वेबसाइट आज ही खरीदी कल ब्लॉग डाले, 30 ब्लॉग पूरे कंप्लीट किए, परसों एडसेंस के ऊपर आपने कह दिया कि अब देखो। 30 महीने का मिनिमम टाइम पीरियड होता है, तभी गूगल एडसेंस आपके डोमेन को देखेगा। क्योंकि उसको तो यही नहीं पता ना अभी तो आपके डोमेन पे चल क्या रहा है। एकदम से गूगल क्रॉल करना शुरू थोड़ी कर जाता है। जो क्रोलर्स होते हैं वो एक ही दम से थोड़ी ना आ जाते हैं। तो अपनी वेबसाइट को पूरा एसईओ फ्रेंडली बनाओ, गूगल एनालिटिक्स लगाओ, गूगल सर्च कंसोल लगाओ, हर चीज से कंप्लीट करो। अब कुछ मेजर पार्ट जो मैं बता रहा था अपने फुटर में, जब भी कोई वेबसाइट आप बनाते हो ब्लॉग वेबसाइट, तो उसका फुटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फुटर के अंदर भी आपके ये 3 पेजेस होने मैंडेटरी हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे, ब्लॉग वेबसाइट पे, उसके फुटर में ये 3 पेजेस आपने मतलब मेजरली आपको लगाने पड़ेंगे। एक तो डिस्क्लेमर, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, एक टर्म ऑफ यूज। इन 3 पेजेस को फुटर में आपको लगाना ही लगाना है। सेक्शन कौन सा अनुभव? अनुभव समझा नहीं मैं। ओके, ये 3 पेजेस हैं जो आपके पर्टिकुलर पेज पे आपने हमेशा याद रखना है, लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद ही गूगल एडसेंस पे जाना। अभी आप गूगल एडसेंस पे लेके भी जाऊंगा, बट उससे पहले गूगल एडसेंस पे मत चले जाना क्योंकि वो रिजेक्ट ही करेगा। इन तीनों को फुटर में लगा के जरूर रखना। फर्स्ट डे पे रख लो तब भी ठीक है। अगर आप कहोगे सर कंटेंट कहाँ से लाए, कंटेंट लाने के लिए कुछ नहीं करना, किसी भी पेज किसी भी वेबसाइट का डिस्क्लेमर उठाओ। जस्ट बता रहा हूं कि कैसे करना है। किसी भी वेबसाइट का डिस्क्लेमर उठाओ, उस डिस्क्लेमर को पूरा का पूरा कॉपी करो, अपने वर्ड पे जाओ,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उठा के यहाँ पे वो कंटेंट को कर दो पेस्ट। यहां से मैंने ब्लैंक ले लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने सारे कंटेंट को। पहले आपने सारे कंटेंट को कॉपी करना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। अब आपने यहाँ पे फाइंड और चेंज करने का ऑप्शन देखा होगा, कुछ भी मत करो बेशक, बट कंट्रोल एफ प्रेस कर दो। कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है टेकीनेटर, वो टाइप कर दो। इस पेज पे जितनी जगह टेकीनेटर वेबसाइट यूज हुआ है, इस पूरी वेबसाइट पे जितनी जगह टेकीनेटर वर्ड यूज हुआ है, उस पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना। आपने अपनी ईमेल आईडी बना रखी है प्रोफेशनल, वो डाल दो। टेकीनेटर का लिखा आ रहा है, आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो। ये डोमेन मांग रहा है, अपनी वेबसाइट का लिख दो। जहां जहां आपको दिखे वहां आपने टेकीनेटर को हटा के अपना डिस्क्लेमर पेज बनाना है और अपनी वेबसाइट पे जाके इसको डालना है। ऐसे ही प्राइवेसी पॉलिसी का कर लेना, ऐसे टर्म ऑफ यूज का कर लेना। सबका सेम होता है, किसी का अलग नहीं होता। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ब्लॉगिंग इज नॉट अ बिग टास्क। मेन टास्क होता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे या नहीं। आप डेली बेसिस पे ब्लॉग, मैंने ये टीसी ब्लॉग लगा के छोड़ रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरा डैशबोर्ड। ये जो वेबसाइट है अभी आपके सामने, ये तो ड्राफ्ट में डलेगा भी। इसको ऐसी चीज छोड़ रहा हूँ, पब्लिश भी नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं पोस्ट में जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिश 30 पोस्ट है, इसके आगे एक पोस्ट नहीं डाला कभी। देख लो पब्लिश्ड, बेस्ट पाइथन लाइब्रेरी लास्ट पोस्ट था जो डाला था। ठीक है, तो 30 ब्लॉक के ऊपर एक भी ब्लॉक मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एसईओ करना फिर जरूरी है। फिर एसईओ करना शुरू करो, पहले ब्लॉग कंप्लीट करो ताकि वेबसाइट पे कोई आए। जैसे मैंने आपको शायद बताया भी था, जब आप इंस्टाग्राम पे काम करते हो तो स्टार्टिंग में ऐड मत चलाओ, पहले इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट फिल करो। मान लो ऐड के बाद कोई आपके पेज पे आके कुछ तो देखे, कुछ तो मिले उसको। आपकी वेबसाइट पे कोई कंटेंट ही नहीं, आपके इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट ही नहीं है। अगर आपने इंस्टाग्राम चैनल बनाया या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उस पे आपने ऐड रन कर दिए, अब ऐड के थ्रू कोई आपके कंटेंट को देखने आया, है ही नहीं कुछ, तो क्या वो रिटेन करेगा? नहीं करेगा। तो पहले अपना कंटेंट डालो। तो ऐसे ही वेबसाइट के साथ है, पहले अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालो ताकि सामने वाला आके पढ़ता रहे जो उसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद गूगल एडसेंस को या गूगल को बोलो कि अब मैं आपके पास अप्रूवल के लिए आया हूं। तो दिस इज ब्लॉगिंग। अब कुछ प्लगइन्स की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओ, इन प्लगइन्स का आपने यूज करना है। किसी को कोई कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी। या पंकज बोलिए। यस सर। सर जैसे आपने बताया कि जो हमारे पास गूगल एडसेंस का जो क्राइटेरिया है, सर जो आपने बताया सर वही है कि उसके अलावा सर और भी क्राइटेरिया है सर हमारे पास? क्या चीज समझा नहीं मैं। गूगल एडसेंस अप्रूव्ड होने सर अपने हाँ, वेबसाइट पे, तो सर इसके अलावा जो आपने बताया, इसके अलावा और भी हमारे पास क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया नहीं, प्लेटफॉर्म्स है जहां से पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल है। एक टबोला है, एक वेबसाइट है, मतलब जहां पे आपको मिनिमम 1 लाख का ट्रैफिक दिखाना पड़ता है पहले। शायद मे भी एक की जगह 10 कर दिया हो तो मुझे आइडिया नहीं, बट 1 लाख मिनिमम महीने का ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट पे, तब आप इस वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हो। यस सर, यस सर। इसके ठीक है, बारे में तो सुना है सर। यस सर। हाँ ऐसी ही होती है भाई। अभी मैं बेसिक चीजें तो क्लियर कर दूं, बड़ी बातें तो तब करो। अभी तो मैंने प्लगइन्स बताना शुरू करना है कि कौन से प्लगइन आपकी होनी चाहिए मिनिमम। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन सर ये हाँ, था कि जैसे आपने बताया कि 30 दिन तक 30 ब्लॉक्स होने चाहिए मिनिमम। है अभी वो गूगल एडसेंस के टॉपिक पे नहीं आया ना मैं।
ओके ओके सर, आप ओके। ये कह रहे हो कि गूगल एडसेंस के लिए जैसे मैंने 3 पेजेस के बता दिए मैंडेटरी होनी चाहिए, 30 हम्म। ब्लॉग्स आपके पास होनी चाहिए, वो भी एसईओ फ्रेंडली और प्लेगरिज्म फ्री होने चाहिए, राइट? तो यस ऐसी सर। और भी है कंडीशन है, वो बताऊंगा जब गूगल एडसेंस आ जाएंगे। ओके ओके तो सर। और कंडीशन है वो भी बताऊंगा क्या है। उसमें से एक तो यही है 18+ आपकी एज होनी चाहिए। ओके ओके सर। तीसरी एक और बताऊंगा, अभी रुक जाओ। हाँ सर, भी बताइए। सर मेरे को पूछना था सर, जैसे हम लोग जब ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं तो उसमें कंटेंट में हम लोग इमेजेस वगैरह भी यूज करते हैं, है ना? तो सर वो इमेजेस का जो पिक क्रेडिट होता है वो सर कहाँ पे हम लोग लेते हैं, लाइक वहां से, मतलब वो कैसे लेते हैं पिक क्रेडिट? पिक क्रेडिट नहीं लेते, हम देते हैं। हाँ देते हैं, बट वो कहाँ से, लाइक आप जैसे हमने गूगल पे गूगल इमेजेस में जाके कोई भी पिक लगा दी। तो उस वेबसाइट का नाम लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी मेंशन किया, मैंने साइबर सिक्योरिटी किया और न्यूज पे यहाँ पे क्लिक कर दिया इमेजेस पे। अब इस न्यूज पे जाके, मतलब इमेजेस पे जाके मुझे ये वेबसाइट दिख रही है गेटअप। मान लो मुझे ये इमेज चाहिए थी, मैंने इमेज डाल दी, गेटअप को लाइक वो दे दिया क्रेडिट। इस वेबसाइट पे क्लिक करने कहीं तो लेके जाएगा ना ये भी, गेटअप पे लेके ठीक। आ गया, कॉपी कर लो। और जब मेरी वेबसाइट पे मैं काम कर रहा था, जैसे मैं पोस्ट पे था, जो इमेज में लगा रहा था, सर ब्लॉग में भी क्रेडिट देना जरूरी है पिक पे, इमेजेस में? बिल्कुल देना जरूरी है। यहाँ पे आप लिख दो पिक क्रेडिट, गेटअप, सेलेक्ट करो, इसका लिंक लगा दो, हो गया। ओके। और सर यूजली जो हमने वेबसाइट्स, अभी जो मैंने ब्लॉग वेबसाइट देखी है, वहां पे तो कोई पिक क्रेडिट वगैरह कुछ है नहीं सर, वो लोग तो कुछ दे तो नहीं रहे। सेफ साइड रहना ना हमें, तो हमें जो बंदा नहीं कर रहा है तो कल को उनको दिक्कत आती है, इमेजेस कैसे यूज कर रहे हो। अभी मे भी शायद आपने नहीं नोटिस किया, बट मैं गूगल न्यूज पे जाता हूँ तो बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स जो होती हैं वो हमेशा क्रेडिट देती हैं। जैसे अभी मैं होम पे जाता हूँ इसके, अब जैसे लेट्स सपोज ये एक है ना, ऐसे ही मैंने न्यूज उठा ली कोई भी, मुझे नहीं पता किस चीज की न्यूज है। अगर इस पे कोई news.google.com से हम वेबसाइट पे जाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की इंडिया टाइम का है ये, ठीक है, सब डोमेन बना रखा है उन्होंने। यहाँ पे इन्होंने, जैसे ये एक लड़की है तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, तो अगर ये इमेज इनके पास है अथॉरिटी, तो कई बार है ना इमेजेस के नीचे लिखा जाता है कि इंस्टाग्राम ये अजदेम के क्रेडिट टू इस पर्सन के जो एक्चुअल ऑफिशियल हैंडल्स है उसका नाम लिखा जाता है कि हमने यहाँ से ली है ये इमेज, ये वाली जो इमेजेस है। अब इन्होंने खुद प्रमोशन कराया है तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमारे बारे में लिखो। बट कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे इनके खुद के होम पे जाके देख लेता हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बार क्रेडिट देना है, बट हम सेफ साइड लेके चलेंगे ना अपने आप को, बस ये डिफरेंस है। ओके। अगर सर हम जैसे कॉलेज के वेबसाइट पे कॉलेज का ही लोगो ले रहे हैं तो फिर हमें देना पड़ेगा क्रेडिट? नहीं, उस पे क्या आपने दिखा दिया ना, लोग दो तो लोगों से पता चल रहा है ना वो कहाँ का है, इस पे देने की जरूरत थोड़ी ना है। तो उस पर लोगो में देने की जरूरत नहीं है ना नहीं, अब जैसे क्रेडिट? ये देखो ये इनके अमेरिकान की लड़की, अब यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया, देखो ये नहीं दे रहे, बट कई वेबसाइट्स पे आप देखना यहाँ पे नीचे लिखा आता है पे इमेज क्रेडिट, या फिर वो नीचे बिल्कुल फुटर में जाके लगा देते हैं भाई ये सारी जो इमेज क्रेडिट है ये हमें कहाँ से मिली है। तो दे आर नॉट बिलिंग, क्योंकि वो डीफ्रेमिंग या कुछ भी कह सकते हैं भाई इन्होंने हमारा फोटो यूज क्यों किया, इस चीज पे वो केस कर देंगे उठा के, फिर इस वेबसाइट को क्या जवाब तो देना ही पड़ेगा ना फिर, ये रहता है। तो सर जिस वेबसाइट को हम क्रेडिट दे रहे हैं उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से पिक उठाई होगी। तो क्या पता उन्होंने अपने खुद से क्लिक किए हो, फिर जो पर्सन खुद जाके क्लिक करके ला रहा है इमेज को वो तो यूज कर सकता है ना, वो तो ओनर है उस इमेज का। हम्म। ओके सर।
अभी आया नहीं, बहुत स्लो चल रहा है। हाँ गौतम बताओ भाई। मैं ये पूछना चाह रहा कि जैसे आपने अभी ये इमेज सेव की है तो इसकी क्लैरिटी तो डाउन हो जाएगी ना सर फिर ऐसे तो भाई इमेज का मेजर पार्ट थोड़ी ना, ब्लॉग का मेजर पार्ट होता है यहाँ पे। अगर तो आपकी सर इमेज वेबसाइट अगर ब्लर हो गई या फिर क्लियर नहीं होगी तो फिर तो नेगेटिव इतना तो इम्पैक्ट भी हो सकता है। भाई इतना ज्यादा बुरे तरीके से इमेज थोड़ी ना खराब करेंगे हम। वो तो आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन में सीखा होगा ना कि हम कुछ केबी में कर देते हैं इमेज को। अच्छा, और सर कौन सी फाइल अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए बेस्ट रहती है? मीन्स आपने मैंने ऐसा वेब पेज और एसवीजी वेब पेज। वेब पेज और एसवीजी मैम ने बताया था, हाँ तो वो वेब दोनों ही है पेज, क्या और कोई भी है? वेब पेज सबसे बेस्ट है। वेब पेज, हाँ राइट, सबसे बेस्ट है। ओके ओके सर। अभी आया ही नहीं इसमें, नहीं आ रहा तो कोई नहीं, मैं बड़े न्यूज चैनल दिखा देता हूँ एक बार। ये सेलिब्रिटीज के लिए ज्यादा होता है, वो एक्चुअल में करते हैं। जैसे ये वाली ले लेते हैं एक, मे बी ये वाले पोर्शन में आ जाए, हिंदुस्तान टाइम्स वाले तो देते हैं। देखो यहाँ पे है ना, ये क्रेडिट देने का तरीका, रणवीर सिंह एंड रोहित शूट एंड एड टुगेदर। ठीक है, रणबीर कपूर एंड रोहित शेट्टी शूट एंड एड टुगेदर। थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो ये क्रेडिट देते हैं। आ गया, क्रेडिट दे दिया इन्होंने, पूरा पूरा इंस्टाग्राम का पोस्ट ही दे दिया इन्होंने कि भाई इन्होंने अपने पोस्ट में डाला है। तो ऐसी कंपनी करती हैं ये, देखो इन्होंने पूरा पोस्ट डाल दिया कि भाई हमने यहाँ से सोर्स लिया है, हमने ऐसे अपनी तरफ से कोई एआई इमेज नहीं बनाई। क्योंकि आज के टाइम पे डीप फेक बहुत चल रहा है, तो बंदे को देना पड़ना चाहिए कि भाई हमने अपनी तरफ से नहीं डाला है ये कुछ भी। तो ये तरीका होता है सामने वाले को इमेज क्रेडिट देने का, या तो उस सोर्स को ही बता दो कि यहाँ से लिया, देख लो। तो ये भी आपका ब्लॉगिंग का है। अब मेजर पार्ट आता है, आप सबके पास एक एक नीश है। अभी तो टास्क भी बनता है। तो एक ब्लॉग आपको घर से लिख के लाना है, ठीक है। जो तरीका मैंने बताया, गूगल पे जाके अपने नीश से रिलेटेड सर्च करके, एक कीवर्ड रिसर्च करके पूरा ब्लॉग आपको, ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा बट 1000 वर्ड्स का ब्लॉग आपने लाना है लिख के। एआई का यूज करके लाओगे तो उसको भी देखेंगे किसको कैसे करना है। एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, ये मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आपने एसईओ सीखा है। ऐसा ना हो कि मुझे बाद में उसको रिसर्च करके पता चले कि आपने बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार के मुझे दे दिया है। ठीक है। जय गौतम। सर कई बार अपने मोबाइल से या कहीं से हम पिक्चर क्लिक कर देते हैं और अपने कहीं पे पोस्ट किया और वही सेम किसी ने दूसरे ने यूज किया, तो उसका कैसे पता चलता है कि ये मेरा पिक्चर है? वैसे हम कैसे वो भाई क्लेम करते हैं? गूगल का इमेज सेक्शन देखा है? सॉरी सर। गूगल पे इमेज सर्च करते हैं, देखा है? हाँ वो मैंने देखा गूगल पे तो डायरेक्टली बस इमेज। वहां जाके डाल दो। जैसे ये एक बार हम सर्च आपके करते हैं पास देखो। है, ये इमेज का पार्ट आता है। हाँ जी। यहाँ पे वो अपलोड कर दो इमेज। ओके। ये इमेज कहाँ कहाँ है, कोई भी इमेज उठा के देख लो। ये शर्ट उठा के डाल दी, ये शर्ट ढूंढ के लाओ। इस शर्ट को सर्च कर रहा है, मिल गई। कितनी वेबसाइट इस शर्ट को यूज कर रही है अभी? तो ये तो सर सेम नहीं है ना, ये जैसे अभी मिंत्रा वाले ने यूज किया वो, तो ये शो कर रहा है बट सब में आ गया ना, यही तो होता है, और क्या करना होता है।
बट सही कोई मिंत्रा वाली सेम नहीं है ना। सेम नहीं है, मैं कह रहा हूँ को सिमिलर होगी ना, आप देख तो सकते ही हो ना एक प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे निकाल के दे देगा ये आपको, जैसे ये मैंने किया, मैंने ये इमेज डाल दी, भाई ये इमेज बताओ, तो ये कहीं मिलेगी नहीं तो वो क्यों शो करेगा? उससे रिलेट दिखा देता है कि देखो ये आपने जो हमें इमेज भेजी है इससे रिलेटेड, अब मुझे बिल्कुल सेम मिल गई तो मैं कह सकता हूँ ना इस वेबसाइट वाले ने मेरा यूज कर रखा है। ओके। अगर इसमें से हमें ऑप्शन तो मिल गया ना। और वो यहाँ से ओपन करेगा, और हमने अगर किसी की यूज किया तो हमने क्रेडिट नहीं दी होगी तो वो क्लेम करेगा, राइट? नहीं, क्लेम हमने, अगर हमारी इमेज है और हमारे पास पूरा सबूत है उस चीज का तो हम उसको डाल सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखा देता हूँ। असल में मेरे पास ऐसे कुछ है नहीं, जैसे ये एक गाड़ी की फोटो है, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है सब पे मिलेगी, तो ये गाड़ी की जो मैंने फोटो डाली, तो ये इमेज जो है ये सब ने ही यूज कर रखी है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, दिख रहे हैं? दिख रहे हम्म। हैं? कार राइट। वालों ने भी ले रखी है, होंडाई वालों ने ले रखी है, एक फाइनेंशियली करके वेबसाइट है, होंडाई एक्स्ट्रा करके। तो ये ओके। वेबसाइट ने अपनी इमेज करा रखी है ना, अगर मान लो ये इमेज मेरी होती और इन्होंने यूज की होती, जैसे ये वाली इमेज दिख रही है मैंने यहीं से ली थी, बिल्कुल सेम, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस करके ये वेबसाइट है, इसने ये इमेज सेम यूज कर रखी है, ठीक है। तो हम इसको बोल हम्म। सकते हैं, कैसे बोलेंगे वो भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि हम इसको जाके ऐसे बोलेंगे। हम इसकी मेल आईडी निकालेंगे पहले, फिर हमारी लीगल टीम इसको मैसेज भेजेगी, हमारा कोई काम नहीं है ओके। वहां पे, ठीक है। ये नंदा बताइए क्या क्वेश्चन है? सर आपने कहा ब्लॉग लिखने के लिए, तो मुझे उसके लिए ही पूछना था। मतलब हम गूगल न्यूज़ से एक टॉपिक ले लिया, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आजकल की डेट में या 30 डेज में, उसके बाद नहीं, हम आप। गूगल ट्रेंड में तो ये पता चलता है ये ट्रेंड में है भी या नहीं। ओके सॉरी, गूगल न्यूज़ से हमने एक टॉपिक ले लिया आज का, उसके बाद गूगल ट्रेंड पे जाके देखा 30 डेज का उसका रिकॉर्ड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो सब चेक करने के बाद फिर आपने थर्ड स्टेप जो बताया ना कीवर्ड वाला, तो वो क्या वही सेमरश पे जाके कीवर्ड जैसे देखना है बिल्कुल हमको? सेम तरीका तो वही रहेगा ना, आइडिया हमने टॉपिक निकाल लिया, टॉपिक के ऊपर अब कीवर्ड निकालो। ओके, फिर वापस जाएं हम चैट जीपीटी या ग्रेविटी राइट पे जाके हमको कि ब्लॉग इसके लिखना ऊपर है। कौन, हाँ, ब्लॉग लिखो इनके लिए, फिर अपना कंटेंट अपना भी कुछ इसमें पर्सनली डालो। और फिर कैनवा से इमेजेस भी बना सकते हैं उससे रिलेटेड। बिल्कुल। ठीक है सर, क्लियर है। थैंक यू। अच्छा, मतलब ब्लॉगिंग 90 डेज का एक चैलेंज लेके चलो जिसमें 30 ब्लॉग्स का टारगेट लेके चलो। ओके, जो हम कल लिखे वो 90 डेज का 1 ऑफ 30 होगा, वन ऑफ ऐसे है? 30 बिल्कुल। अगर अच्छा, आपको लगता एक है कि और ब्लॉगिंग क्वेश्चन था करना है मेरी तो। ई कॉमर्स की वेब, सॉरी सर आप हाँ कंटिन्यू हाँ हाँ, करो। नहीं बोलो, हो गया मेरा मैं तो। बोल रही थी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें एक ब्लॉग का सेक्शन बनाऊं या ब्लॉग, अलग से वेबसाइट नहीं बनाना नहीं, चाहिए? ब्लॉग या तो सब डोमेन बना लो, बट सब डोमेन आज के टाइम पे गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं होता। हाँ, तो उसी के अंदर मैंने वैसे उसी के एक अंदर ब्लॉग ब्लॉग बना बनाओ, के बस रखा हुआ उसके है। अंदर डालते चले जाओ, वो आपकी वेबसाइट को रैंक भी कराएगा। ओके, ठीक है सर। नहीं नहीं, अच्छा एआई से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना भाई, पूरा का पूरा कॉपी मत करना, हाँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप अभी ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं जैसे, तो ये तो हाँ सर एसईओ सिखाने से पहले भी, मतलब ये टॉपिक अगर आया होता तो हम उसी टाइम से ब्लॉग लिख सकते थे ना? भाई, मैं देखो, मैं इस चीज के लिए तो नहीं कहूंगा, बट होता वही है, सीक्वेंस यही है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को अलग से ब्लॉगिंग वाला सेक्शन नहीं पढ़ाता, मैं जो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है मैं उसी में वो टॉपिक आपको वहां पे कवर कराता, तो वो होता है कई बार, बट अब हो गया तो पहले इनको कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कहना चाहता हूँ, मीन्स अगर ये पहले हुआ होता तो हम तीन तो क्या महीने हो तक तो गया, हमारी हो गया ना, वेबसाइट अब अभी तो हो ही गया, कहने का मतलब होना वही चाहिए होता है ना। कि सर वो होना वो चाहिए था, मीन्स वही नहीं, फिर मीन्स अब वही मान लो सीक्वेंस किसी को रहता है। ब्लॉगिंग का पूरा प्रॉपर चाहिए तो वो मैंने प्रॉपर बता दिया। राइट राइट। वो इश्यू कोई नहीं, बट एक्चुअली वही होता है कि मैंने कहा वही सीक्वेंस सही रहता है ना, कि पहले उसी टाइम में लगा होता तो बेस्ट हो जाता हमारे लिए। क्यों बेस्ट, अब क्यों नहीं है? क्योंकि सर अभी जैसे अभी हमारी क्लास खत्म होने को आई है, अभी 30 ब्लॉग्स हम जब तक क्रिएट करेंगे तब तक तो सब कंप्लीट ही हो गया होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी और 90 डेज हैं आपके पास, आप 90 डेज मेरे साथ कनेक्ट रहो, आप मेरे उस पर भेज देना, ले मेरे जो लाइक ईमेल आईडी है उस पर आप शेयर कर देना कि सर मेरा हो गया 90 डे चैलेंज। हाँ, वो तो हमें वो नहीं, उसमें ऐसा डाउट नहीं सेशन होता, में आके एसईओ बता में गैप सकते आ हैं। गया, कल को आप मुझे ये कहोगे कि सर गूगल एड्स में भी गैप आ गया है, ऐसा तो प्रैक्टिस तो मिलेगी ना, रिवाइज तो हो ही गया ना अब। आप एक काम करो ना, अब आप कल जो ब्लॉग बना के लाओगे उससे आपका पूरा रिवीजन भी तो हो रहा है, ये भी तो प्लस पॉइंट है।
अब मैं अभी तो मान सर लो वहां पे छोड़ ब्रेनस्टॉर्मिंग के, करवा रहे हैं आप। तो अच्छी बात है, नहीं हो नहीं करनी चाहिए। वही हुआ मतलब कि तो उसमें क्या है, आपका रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, जो चीजें आप भूल गए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ये भी तो एक प्लस पॉइंट है। वो जो होता है अच्छा ही होता है, ठीक है ठीक हाँ, है। जो आपने जो सीखा, जो अभी सीखा वो आपने एक्चुअल में पहले सीखा था, अब उसको और इम्प्लीमेंटेशन मिल गई, तो आप ऐड ऑन कर सकते हो ना चीजों को। वो तो है क्योंकि सर। कल की क्लास ओके में हम गेस्ट पोस्टिंग कैसे लेके आते हैं वो भी सीखेंगे ना। वो राइट सर। ओके ये गेस्ट पोस्टिंग वाला पार्ट अब आप कहोगे कि ये कब होता, तो मैं गेस्ट पोस्टिंग किस में सिखाता हूँ, मैं वहां सिखाता ही नहीं। आप कहोगे सर एसईओ के टाइम पे गेस्ट पोस्टिंग क्यों नहीं सिखाते, सबको पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। नो प्रॉब्लम सर, ऑल गुड। ठीक है, चलो ओके भाई। गेस्ट पोस्टिंग नहीं सीखा, अरे भाई कल की क्लास में आएंगे ना गेस्ट पोस्टिंग के लिए, तो बोला तो अभी रहता है, टॉपिक कंप्लीट थोड़ी हो गया, अभी गूगल एडसेंस भी देखना है, कल खत्म कर देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है ब्लॉगिंग का पार्ट, एक तो ठंड की वजह से लाल। चलो ठीक है भाई, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखें, बाय बाय अभी, गुड नाइट सर। गुड नाइट भी, गुड नाइट भी।